चलिए, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में पाठ 4 शब्द विकार। व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द विकार। तैयार है आप लोग पढ़ने के लिए? चलिए, शब्द विवेक। शब्द विवेक में शब्द और उनका वर्गीकरण। शब्द विवेक के अंतर्गत शब्द और उनका वर्गीकरण करना आता है, जो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है, आवाज होती है, और ध्वनि का लिखित रूप होता है, जो हम लिख करके दिखाते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के रूप में हम ध्वनि को लिखते हैं। नीचे लिखा हुआ है, देखिए, बा, आ, न, आ, आ सबको मिला करके हम लिखेंगे। पूरे ध्वनियों को हम मिलाएंगे तो उससे बनेगा बालक। उससे बनेगा बालक। ध्वनियों ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द भेद। शब्दों का विभाजन या डिवीजन 4 आधारों पर किया जाता है। शब्दों का विभाजन या डिवीजन 4 आधारों पर किया जाता है। तानी, समझ में आया आपको? यस मैम। आवाज आ रही है हमारी? यस। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ बताइए? स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। क्या लिखा है बेटा? मैम जब पौधा बना है वहां का बताऊं ना? नहीं, शब्द भेद क्या लिखा हुआ है? शब्द भेद शब्दों का विभाजन मतलब डिवीजन 4 अक्षरों 4 आधारों पर किया जाता है। फर्स्ट, चलिए, शब्दों का विभाजन 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्दों का विभाजन या डिवीजन 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। चलिए आगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर कैसे शब्दों का विभाजन किया जाता है। उत्पत्ति यानी हिंदी भाषा में शब्दों का आगमन कहाँ से और किस भाषा से हुआ। उत्पत्ति यानी हिंदी भाषा में शब्दों का विभाजन या शब्दों का आगमन कहाँ से और किस भाषा से हुआ। हम जानते हैं कि समय समय पर ऐतिहासिक कारणों से अनेक जातियों ने भारत पर राज किया। अनेक जातियों ने भारत पर राज किया, जिस कारण बहुत से शब्द हिंदी में जुड़ते गए और वहीं पर से शब्द की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद या 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। ठीक? चलिए,
देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार या भेद होते हैं। का समझ में आया यहाँ तक? शब्द भेद के अंतर्गत कितने हैं? 4 हैं। शब्दों का विभाजन 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों का आगमन कहाँ से और किस भाषा में हुआ, इसके बारे में हमको पता चलता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं या 5 प्रकार होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा देशज, चौथा विदेशी, और पांचवा है मिश्रित अथवा संकर तत्व। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? तत्सम, दूसरा क्या है? तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी, और पांचवा है मिश्रित अथवा संकर शब्द। मिश्रित अथवा संकर शब्द। ओके, आया समझ में? ये कौन है चला रहा है बेटा? कोई माउस चला रहा है क्या? कोई माउस चला रहा है? समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक, जहाँ तक समझाया गया है? चलिए ध्यान से सुनिए आप लोग। पाठ 4 पढ़ रहे हैं हम। पाठ का नाम है शब्द विकार। पाठ का नाम है शब्द विवेक। शब्द और उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। देखिए पहला है, स्क्रीन पे देखो आप लोग, शब्द भेद। शब्द भेद शब्दों का विभाजन 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी हिंदी भाषा में शब्दों का आगमन कहाँ से और किस भाषा से हुआ। हम जानते हैं कि समय समय पर ऐतिहासिक कारणों से अनेक जातियों ने भारत पर अपना राज किया है, जिस कारण बहुत से शब्द हिंदी में जुड़ते गए। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? संस्कृत से ज्यों के त्यों जैसा हिंदी में आए शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग, अग्नि, विषक, अग्नि, विषक, गर्दभ, वानर, पृथ्वी, पूर्व, अश्रु आदि। संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, विषक, गर्दभ, वानर, पृथ्वी, पूर्व, अश्रु आदि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ध्यान से आपको सुनना है। तद्भव शब्द
तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा से विकसित हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से विकसित हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं, जैसे आग, किसान, गधा, बंदर, धरती, पूरब, आंसू आदि। अब है देखिए, दुग्ध का दूध लिखा है, लौह का लोहा लिखा है, घृत का घी लिखा हुआ है। अब है देशज शब्द। देशज किसे कहते हैं? देश में ही जन्म लेने वाले शब्द, अपने ही देश की जो भाषा होती है उसे देशज कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, खटिया, लोटा, लाठी, पगड़ी आदि। फिर है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, मतलब दूसरी जगह से हम सीख करके जो बोलते हैं उसे बोलते हैं विदेशी शब्द। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का अर्थ होता है आय, विदेशी भाषाओं से। जैसे अंगूर है, रुई, अलमारी, कोट, कूपन, लीची आदि। आ रहा है समझ में आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी और पांचवा है मिश्रित अथवा संकर शब्द। तत्सम में क्या किए हम? संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसा वो संस्कृत में रहता है वैसा हिंदी में आकर के ही भी हो रहता है। जैसे अग्नि है, कृषक है, गंधर्व है, वानर है, पृथ्वी है, पूर्व है, अश्रु है आदि। सेकेंड है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से विकसित हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, किसान, गधा, बंदर, धरती, पूरब, आंसू आदि। फिर है देशज शब्द। प्रादेशिक भाषाओं से आए शब्द शब्द जो होते हैं वो देशज कहलाते हैं, या अपने ही देश की भाषा। देशज यानी अपने ही देश की भाषा जो हम बोलते हैं। जैसे खटिया, लोटा, लाठी, पगड़ी आदि। ये हम दूसरे जगह से ग्रहण नहीं किए हैं, यह हमारी अपने देश की भाषा है, इसलिए इसे देशज शब्द कहते हैं। अपने ही देश के शब्द हैं ये जो हम बोलते हैं। विदेशी शब्द, दूसरी जगह से जो हम ग्रहण करते हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे है अक्ल, फौज, नाशपाती, अलमारी, कूपन, कारतूस आदि। पांचवा है मिश्रित अथवा संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं से बने शब्दों को मिश्रित या संकर शब्द कहा जाता है। जैसे जांचकर्ता, मांग पत्र। दो भाषाओं के शब्द मिले हुए इसमें, उन्हें मिश्रित अथवा संकर शब्द कहते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर छोटे उत्पत्ति के आधार पर जो हम 5 भागों में बांटे थे वो 5 प्रकार के थे। अब पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों की रचना कैसे होती है? शब्दों की रचना कैसे होती है, इसके उत्तर में शब्दों का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। शब्दों का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। आप लोग को ध्यान से सुनना है बेटा, तब समझ में आएगा आप लोगों को। रचना के आधार पर शब्दों की रचना कैसी होती है, इसके उत्तर में शब्दों का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है? रूढ़ शब्द। टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ ना निकले, टुकड़ा करने पर जिनका कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल है, जल है तो उसको अगर हम जा धन ला लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका जा अलग है ला अलग है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं कहेंगे। पैसा है,
पैसा है तो हमें समझ में आ रहा है कि पैसा है। पैसा को अगर हम अलग करके लिखेंगे, पै अलग कर देंगे, सा अलग कर देंगे, तो कोई उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनका कोई अर्थ ना निकले, जिनका कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से जो शब्द बनता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। धनवान, धन, धनवान, धन यानी पैसा और वान यानी युक्त होना, पैसे वाला होना, उसे कहते हैं धनवान। ठीक है। सेकंड है, दो शब्द से बना है, एक धन और दूसरा वान, उसे कहते हैं धनवान। पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, यह है पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। पाठशाला, पाठशाला, पाठ धन शाला, पाठ धन शाला, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसलिए इसे यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ध्यान से सुनिए, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करते हुए रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जल, पानी प्लस जा पैदा होने वाला, प्लस जा पैदा होने वाला। ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करे करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। लंबोदर, लंबा धन उधर, जैसा जैसे हो गया लंबोदर, तो लंबोदर में लंबा धन उधर, बड़े पेट वाला, उसका मतलब होता है बड़े पेट वाला यानी गणेश। गिरिधर, गिरिधर को हम लिखेंगे गिरिधन धर, तो गिरि का मतलब होता है पर्वत और धर का मतलब होता है धारण करने वाला यानी कृष्ण। अर्थ के आधार पर शब्द का भेद कैसे होता है, देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द का भेद 6 प्रकार से होता है, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी है, जो आपने कल पढ़ा है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद 5 प्रकार से, 6 प्रकार से होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, समूहवाची शब्द और पुनरुक्त शब्द। ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार से शब्द भेद होता है, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। पहला है विकारी, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता,
वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अभिकारी शब्द कहा जाता है। उन्हें अभिकारी शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए, क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। और अभिकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं तो आप बताएंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार ध्यान से आप लोग सुनिए तो समझ में आएगा आप लोगों को। आ रही है, कोई डाउट है? आ रही है, कोई डाउट है? यस मैम। आवाज आ रही है? नो मैम। यस मैम। चाहत, कोई प्रॉब्लम है? मैम बस वो जो आप अविकारी शब्द वो बोले वो याद, मतलब वो उसके एक बार आप लोग और ध्यान से सुनिए, आप लोग खाली मेन जो पॉइंट है उसको याद करिए, मेन जो प्रकार है उसको आप लोग याद करिए। एक बार ध्यान से और सुनिए, शुरू से हम समझा रहे हैं। खाली जो प्रकार है, प्रकार का नाम है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और खाली स्क्रीन पे मत देखिए, सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, हम एक बार बोल रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से। चिराग, हमारी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। हमारी आवाज आ रही है? नो मैम, क्लियर नहीं, एकदम धीमी धीमी आ रही है। आ रही है, बाकी बच्चों को तो सुनाई पड़ रहा है बेटा, देखिए अच्छे से चेक करिए आप। मैम अब क्लियर सुनाई दिया। हाँ, ध्यान से सुनना है आपको। अनंत, आवाज आ हार्दिक, समझ में आया? हार्दिक, समझ में आया आपको? यस टीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप लोगों को सुनना है। और तीर्थ, कोई प्रॉब्लम है? तीर्थ पर लोटा, कोई प्रॉब्लम है आपको? तीर्थ, कोई प्रॉब्लम है? म्यूट करिए। सानी, कोई प्रॉब्लम बेटा? यस मैम। ये क्या? मैम जो कल आप हाँ बोलिए। पहले यहाँ पे कल जो हमने पढ़ा, मैम जो आप कल पढ़ाए थे ना, हाँ तो फिर उसमें लास्ट वाला जो पढ़ाए थे ना, लास्ट वाला ध्वनि बोधक था ना? शब्द नहीं मैम मनी स वाला। शब्द नहीं पढ़ाया वो। दो शब्दों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो बीच में जो हम देश लगाते हैं ना, छोटा सा चिन्ह, उसे शब्द युग्म। हाँ, और मणिबोधक भी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द और उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले तो शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द भेद, शब्दों का विभाजन कैसे किया जाता है? शब्दों का विभाजन चार आधारों पर किया जाता है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति, रचना, अर्थ, प्रयोग। उत्पत्ति, रचना, अर्थ, प्रयोग।
ठीक है, आगे बढ़, अब पहला हम लेंगे उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। पहला है तत्सम, तत्सम जो संस्कृत से आता है उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा देशज, चौथा विदेशी और पांचवा मिश्रित। उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से हो गए? पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी और पांचवा मिश्रित। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत में जैसा रहता है वैसा हिंदी में आने के बाद भी हम लिखते हैं, इसको तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि है, कृषक है ना, पृथ्वी, अश्रु आदि। देशज, देशज का मतलब होता है कि अपने ही देश में जो हम बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं उसे देशज कहा जाता है। जैसे आपको बताया गया था यहाँ पे कि खटिया है, लोटा, लाठी, पगड़ी, ये हम अपने देश में ही बोलते हैं, हमारे देश की भाषा है ये, हमारे देश का शब्द है ये। फिर है विदेशी, जो हम दूसरे जगह से, दूसरे जगह की भाषा या शब्द का प्रयोग हम अपने शब्द में करते हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। फायदा, फौज, स्कूल, कोर्ट, चौक, ये सब जो है ना विदेशी विदेशी शब्द हैं, जो हम लोगों ने बाहर से सीखा है, हमारे देश की बात शब्द नहीं है ये। फिर है विदेशी शब्द। तो आगे समझ में, देशज, देशज का मतलब है अपने देश में बोले जाने वाले शब्द, जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना डेली, बाहर से हमने नहीं सीखा है, वो हम अपने देश में बोलते हैं। फिर है मिश्रित। मिश्रित मतलब होता है कि दो जगह की भाषाओं या शब्दों को जब हम मिलाकर के बोलते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रित शब्द। जैसे हम बोलते हैं रेलगाड़ी, रेल अलग है, गाड़ी अपने देश की भाषा है, दोनों को हम मिलाएंगे तो रेलगाड़ी। दो मिला हुआ है इसमें, दो शब्द मिला हुआ है इसमें, हिंदी और अरबी फारसी। मांग पत्र, मांग पत्र में मांग जो है वो संस्कृत हो गया और पत्र जो है हिंदी हो गया, दोनों मिलकर के बना है। रेलगाड़ी हिंदी और अंग्रेजी मिलकर के बना है, इसलिए उसे मिश्रित कहते हैं। अब है सेकेंड है, शब्द के भेद में सेकेंड जो है वो है रचना के आधार पर। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, उसके अंतर्गत 5 थे। कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्रित। सेकेंड पढ़ रहे हैं हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर में भी 3 है। रचना के आधार पर भी शब्दों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि अगर आप उस शब्द को अलग कर दोगे तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, वो मीनिंग मतलब कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थहीन हो जाएगा वो। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को, जल, जल है तो जल का अगर जा हम अलग कर देते हैं और ला अगर हम अलग कर देते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। पैसा, पैसा में अगर हम पै को अलग कर देंगे और सा को हम अलग कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे धनवान, धनवान में धन, धनवान, धन का मतलब भी अर्थ भी निकल रहा है और वान का अर्थ भी निकल रहा है। धन यानी पैसा और वान यानी होता है युक्त होना, पैसे से युक्त होना, पैसे वाला होना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है धनवान। यौगिक शब्द जो है वह 2 या 2 से अधिक शब्दों से के मेल से बनता है। रूढ़ शब्द है, टुकड़ा करने पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, वे शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं।
जो शब्द यौगिक होते हुए भी यौगिक है, उसके बाद भी वो सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ और अर्थ निकल जा रहा है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जल, जल का मतलब होता है पानी, उसमें से अगर जा हम खाली लिखते हैं तो जा का अलग अर्थ हो जाता है पैदा होने वाला, जा का अलग मीनिंग निकलेगा पैदा होने वाला, इसलिए यहाँ इसे योग रूढ़ कहते हैं। इसका शब्द को अलग करने के बाद अलग ही मीनिंग निकलता है। आगे समझ में आता है आप लोगों को? अब हम लेंगे, पहला उत्पत्ति के आधार पर था, दूसरा रचना के आधार पर था, अब तीसरा है अर्थ के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 7 है। अर्थ के आधार के अंतर्गत 7 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं जो आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ चुके हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, समूहवाची शब्द, पुनरुक्त शब्द। ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा लास्ट जो है शब्द के भेद में, जो चौथा पॉइंट है, चौथा प्रकार है, वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसके अंतर्गत 2 आते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण, समुचय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द कहलाएंगे। आगे समझ में आप लोगों को? शब्द भेद 4 आधारों पर किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर पहला हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इसको भी हमने 5 भागों में बांटा, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और मिश्रित। सेकंड हम रचना के आधार पर लेते हैं। रचना के आधार पर भी हमने 3 भागों में बांटा। पहला है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने 7 बताए, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, ध्वनि बोधक, समूहवाची शब्द और पुनरुक्त शब्द। फिर लास्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 है, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी के अंतर्गत आएंगे क्रिया विशेषण। विकारी के अंतर्गत क्या क्या आया है? क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी के अंतर्गत आएंगे। और अविकारी में क्या क्या आएगा? क्रिया विशेषण, समुचय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। आगे समझ में? किसी कोई डाउट है? रेज योर हैंड। किसी कोई डाउट है? आगे समझ में? दिव्य, समझ में आया? अनम्यूट करिए दिव्य अपने आप को। समझ में आया? यस मैम। अच्छे समझ में आया कि नहीं आपको? यस मैम। याद करते हैं। आदि समझ में आया आपको? आदि समझ में आया? सामने कोई डाउट है? अनम्यूट करिए। कोई डाउट है आपको? अनम्यूट करो बेटा। सानी कोई डाउट है? क्या समझ में नहीं? मैम आप मणि बोधक बताए थे ना वो? ध्वनि बोधक बताना है आपको? चलिए ध्यान। यस मैम। ध्वनि बोधक
हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, अर्थात किसी शब्द विशेष के अंदर। आप बैठ कर ही पढ़ रहे हो क्या कहानी? ठीक से बैठ के पढ़िए, बैठिए, बैठ के पढ़िए। यस मैम। ध्यान से सुनिए। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, अर्थात किसी शब्द विशेष के अंदर अनेक एक जैसी वस्तुओं का भाव छिपा होता है। जो ध्वनिबोधक शब्द, ध्वनिबोधक शब्द में देखिए, विश्व की समस्त वस्तुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है जड़ और दूसरा है चेतन। जड़ का मतलब होता है वे वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे पत्थर। पत्थर में जीवन नहीं होता है, उसको हमको उठा करके दूसरी जगह ले जा करके रखना पड़ता है, तो वहां पे वो पहुंचता है, अपने से वो नहीं जा पाता है। दूसरा है चेतन। चेतन का मतलब होता है जीवन, जैसे मनुष्य है, पक्षी है, पशु है, ये चेतन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमें जीवन होता है और अपने से हम सब कुछ कर लेते हैं। अब है ध्वनिबोधक शब्द। ध्वनिबोधक शब्द में क्या होता है कि हम ध्वनियों से पहचानते हैं कि किसकी ध्वनि है, किसकी आवाज है। अगर हमें पक्षियों को पहचाननी हो तो उनकी ध्वनियों के द्वारा हम पहचानते हैं। जीव जंतु और पशुओं की भी उनकी ध्वनियों के द्वारा पहचाना जाता है। कुछ जैसे धनुष है, चारपाई, बिजली, टेलीफोन, पंखा, तो इन सबको भी हम उनकी ध्वनियों से पहचानते हैं, इसलिए उन्हें ध्वनिबोधक शब्द कहते हैं। अब जैसे लेंगे हम पहला पक्षियों की ध्वनियां। पक्षियों की ध्वनिया में क्या है? काव काव। काव काव की आवाज आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि कौवा है। प्यू प्यू पपीहा। भिनभिनाने की आवाज आप सुनोगे तो समझ जाओगे कि मक्खी, मक्खी है यहाँ पर। ठीक है। जीव जंतु और पशुओं की ध्वनिया भी होती है वैसी। म्याऊ म्याऊ की आवाज आप सुनेंगे तो आप जान जाएंगे, दूर से ही आप जान जाओगे कि बिल्ली की आवाज है। गाना आप सुनोगे तो सी है, सी का पता चलेगा हमें कि सी है वहां पे। नाने की आवाज सुन के हमको समझ में आ जाएगा कि घोड़े की आवाज है ये। तो हम पक्षियों, जीव जंतुओं, पशुओं और जड़ पदार्थों को उनकी ध्वनियों के द्वारा पहचान सकते हैं, इसे ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। आगे समझ में चलिए। अनंत समझ में आया आपको? आपको समझ में आया शब्द विकास? समझ में आया आपको अरियन?